नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने माननीय अवस्थी जी के जीवन पर आधारित पुस्तक संघर्ष का सुख का पहला अध्याय सथनी से बनारस को सुना। सुनकर कैसा लगा कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आइए सुनते हैं दूसरा अध्याय, मंजिल की तलाश। कोटा, गोवा, दिल्ली। 1967 में अवस्थी को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से केमिकल इंजीनियर की डिग्री मिली। भारत अब तक तीसरी दुनिया के देशों की श्रेणी में ही सम्मिलित था, यद्यपि इससे बाहर निकलने की जद्दोजहद भी जारी थी। देश में तकनीकी शिक्षा का वातावरण उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर था, किंतु इस क्षेत्र में रोजगार की स्थिति अच्छी नहीं थी। भारत के इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में इस वक्त तक कैंपस प्लेसमेंट की सुविधाएं आमतौर पर उपलब्ध नहीं थीं। इंजीनियरिंग के स्नातकों से अमूमन यही अपेक्षा की जाती थी कि वे रोजगार प्राप्ति के लिए खुद ही कोशिश करें। कानपुर शहर में जहां अवस्थी का पूरा परिवार रहा करता था, उनके जैसे तकनीकी प्रशिक्षित स्नातकों के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं थे। कानपुर के नजदीक के महानगरों में नई दिल्ली इस समय उत्तरोत्तर व्यावसायिक और औद्योगिक ख्याति प्राप्त कर रही थी। यूं भी भारतीय गणराज्य की राजधानी होने के कारण नई दिल्ली असीम संभावनाओं का केंद्र बिंदु थी। इसलिए रोजगार की तलाश में प्रयासरत युवाओं और तकनीकी शिक्षा प्राप्त स्नातकों के मन में नई दिल्ली के प्रति एक सहज आकर्षण होना स्वाभाविक था। अवस्थी ऐसे ही सैकड़ों हजारों शिक्षित युवाओं की भीड़ का हिस्सा थे, जिनकी दृष्टि में राष्ट्रीय राजधानी रोजगार के सपने को पूरा करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जगह थी। अवस्थी खुशकिस्मत थे कि C5/6 मॉडल टाउन, दिल्ली 1,10,009 में उनके बड़े भाई स्व. देवी शंकर अवस्थी का परिवार, माँ और बहन रहते थे। अवस्थी यहीं उनके साथ रहने लगे। रोज सुबह जेब में 1 रुपया लेकर वे घर से निकल जाते और दिन भर नौकरी की तलाश में भटकते। वे DTC बस का टिकट खरीदते, जिसमें तब 25 पैसे के टिकट में दिन भर सैर की जा सकती थी। इस तरह अवस्थी के 25 पैसे बस के किराए में खर्च और शेष 75 पैसे वे खाने पीने और अन्य जरूरतों पर खर्च करते थे। ऐसे ही भटकते हुए एक दिन झंडेवालान में अवस्थी को श्रीराम फर्टिलाइजर्स का बोर्ड टंगा दिखा। वे उसके दफ्तर चले गए। उनकी हमेशा से इच्छा थी कि वे फर्टिलाइजर के क्षेत्र में काम करें। उन दिनों श्रीराम फर्टिलाइजर्स में कोई चोपड़ा जी मानव संसाधन हुआ करते थे। अवस्थी नौकरी की आशा में रोजाना 3 से 4 घंटे उनके कमरे के बाहर बैठकर इस बात का इंतजार करते कि उन्हें चोपड़ा साहब नियोक्ता से मिलने का समय दिला दें। अवस्थी की लगातार उपस्थिति से प्रभावित होकर चोपड़ा जी ने श्रीराम फर्टिलाइजर्स के मालिक प्रसिद्ध उद्योगपति चरत राम को अवस्थी के बारे में बताया और अवस्थी के साक्षात्कार का प्रबंध करवाया। लंबे इंतजार के बाद आखिर इंटरव्यू शुरू हुआ। कुछ इधर उधर के सीधे सरल सवालों के बाद चरत राम ने अवस्थी से पूछा, आप श्रीराम फर्टिलाइजर्स के साथ क्यों काम करना चाहते हैं? क्योंकि आप एक अत्याधुनिक खाद कारखाना स्थापित कर रहे हैं, अवस्थी ने उत्तर दिया। आप कहां से हैं और क्या पढ़ाई की है? अवस्थी ने चरत राम को अपना परिचय दिया। हमसे कितने वेतन की आप अपेक्षा करेंगे? आप दे दें, अवस्थी ने संक्षिप्त सा जवाब दिया। अपने पसंदीदा उर्वरक क्षेत्र में खुद के प्रयास से नौकरी ढूंढ लेने की यह कहानी अवस्थी के करियर का अहम पड़ाव है। इंटरव्यू के तुरंत बाद अवस्थी चोपड़ा जी के पास गए और उनसे उसी दिन नियुक्ति पत्र सौंपे जाने की गुजारिश की। अवस्थी की तत्परता से चोपड़ा हतप्रभ रह गए। उन्होंने अवस्थी को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया। इस तरह स्नातक प्रशिक्षु अभियंता के पद पर उनकी नियुक्ति हुई। अवस्थी को 450 रुपये प्रतिमाह के वेतन के अतिरिक्त 50 रुपये का स्कूटर भत्ता मिलना तय हुआ। श्रीराम फर्टिलाइजर्स से नियुक्ति पत्र लेकर जब अवस्थी घर पहुंचे तो वहां एक और नियुक्ति पत्र उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। यह नियुक्ति पत्र उन्हें फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से गया था, जहां कुछ दिन पहले ही उन्होंने साक्षात्कार दिया था। सार्वजनिक क्षेत्र की इस कंपनी ने उन्हें 550 रुपये प्रतिमाह के वेतन पर कार्य करने का प्रस्ताव भेजा था, किंतु अवस्थी चोपड़ा सा को श्रीराम फर्टिलाइजर्स में कार्य करने का वचन दे चुके थे। इसलिए उन्होंने यह निर्णय किया कि वे श्रीराम फर्टिलाइजर्स में ही कार्य करेंगे। उनको नौकरी मिलने पर घर में सभी को बहुत खुशी हुई। पहली नौकरी विस्थी की नियुक्ति श्रीराम फर्टिलाइजर्स में हुई थी, किंतु उन्हें काम कोटा अवस्थ में करना था। जिस दिन उन्हें श्रीराम फर्टिलाइजर्स से नियुक्ति पत्र मिला, उसी रात वे देहरादून एक्सप्रेस में बैठे और अगले दिन सुबह सुबह कोटा पहुंच गए। वे कोटा के बल्लभ बारी में वहीं रहने लगे, जहां श्रीराम फर्टिलाइजर्स के कुछ और कर्मचारी पहले से रह रहे थे। अगले दिन अवस्थी पानी की एक बोतल लेकर ऑटो से उस जगह पहुंचे जहां श्रीराम फर्टिलाइजर्स ने अपना कारखाना स्थापित कर रखा था। कार्यस्थल पर समय से काम शुरू हो गया था। अवस्थी को वहां सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक काम करना था। प्रत्येक कर्मचारी को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए हाजिरी रजिस्टर में निर्धारित जगह पर पंच करना होता था।
यहाँ अवस्थी की पहली पोस्टिंग यूरिया विभाग में हुई। उनकी सीट एक टिन शेड के नीचे थी। वहां बमुश्किल 2-3 पंखे लगे थे। गर्मी के दिनों में ये स्थान अत्यधिक गर्म हो जाया करता था, किंतु अवस्थी और उनके सहकर्मी, जिनमें से अधिकतर युवा इंजीनियर थे, इसकी परवाह किए बिना अपना काम करते रहते थे। अवस्थी को परियोजना कार्य की जिम्मेदारी मिली, जिसमें उनको पैकिंग में आए यंत्रों, कलपुर्जों आदि की जांच परख करनी होती थी। इसके साथ परियोजना की डिजाइन, परियोजना चित्रों आदि का अवलोकन करते हुए कारखाने की उस इकाई की निर्माण प्रक्रिया को निर्देशित करने का कार्य करना था। वे शायद ही कभी बजे प्रोजेक्ट साइट छोड़ते थे। वे हमेशा देर तक वहां रुककर कारखाने को अपनी आंख के सामने आकार लेते देखने का आनंद लेते। आमतौर पर दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद देर शाम अवस्थी और उनके साथी ब्रिज खेलना और पार्टी करना पसंद करते थे। काम के दौरान वे अपने हाथों में रिच और पेंचकश लेकर साइट, कार्यस्थली के चारों ओर सतर्क निगाहों के साथ घूमा करते थे। खराब मशीनों को वे स्वयं ठीक कर दिया करते थे। थोड़े गर्व भाव के साथ अवस्थी कहते हैं, मैंने कभी भी अनुरक्षण विभाग, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को फोन करने की जरूरत महसूस नहीं की। संयंत्र के निर्माण एवं इसके रख रखाव में श्रीराम फर्टिलाइजर्स डच तकनीक का इस्तेमाल कर रही थी। संयंत्र स्थापित करने और परिचालन के तौर तरीके समझाने तथा भारतीय कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए हॉलैंड से इंजीनियर बुलाए गए थे। ऑपरेटिंग मैनुअल में दर्जनों पृष्ठ थे। उसमें सैकड़ों पाइप और वॉल्व के नाम दर्ज थे। भारतीय इंजीनियरों को शुरू में सिमुलेटर पर प्रशिक्षित किया जाता था। इसके बाद संयंत्र आधारित ऑपरेशन शुरू हुआ। तेज तर्रार शिक्षार्थी होने के कारण अवस्थी ने संयंत्र संबंधित ड्राइंग समझने में महारत हासिल कर ली और अब वे ठीक ठीक बता सकते थे कि परेशानी कहाँ है। वे मशीनों की आवाज सुनकर समस्याओं को चिन्हित कर उनका तत्काल निदान भी कर सकते थे। इन शुरुआती दिनों को अवस्थी अपने पूरे करियर के सबसे बेहतरीन दिनों में शुमार करते हैं। वे बताते हैं, मैंने संयंत्रों की स्थापना और संचालन का काम किया है। इसलिए आज भी मैं अपने तकनीकी निदेशक के साथ एकाध प्रश्न से अधिक चर्चा नहीं करता। मुझे पता है कि मशीनें कैसे काम करती हैं, मुझे पता है कि वॉल्व कहाँ है, मैं कमजोर बिंदुओं को जानता हूं। इसलिए इस क्षेत्र में मैं कभी गुमराह नहीं हो सकता। महत्वपूर्ण सबक उर्वरक उद्योग में प्रिलिंग टावर्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये टावर ऊंचे होते हैं, लगभग 90 मीटर ऊंचे और पूरी तरह कंक्रीट में ढले हुए। कोटा में स्टील से निर्मित मचाननुमा आकृति पर टिकाकर ऐसे ही एक टावर की छत डाली जा रही थी और इस प्रक्रिया में छत को 1-1 मीटर तक ऊंचा करते हुए ढाला जा रहा था। इंजीनियर मखिजानी, फोरमैन खनिजों इस काम के प्रभारी थे। संभवतः काम को जरा गति देने के लिए उन्होंने पहले ढाले गए हिस्से को पूरी तरह दुरुस्त करने की बजाय पहले छत के विस्तार का फैसला किया। रात के 8 बज रहे होंगे। अवस्थी हमेशा की तरह अपने तय समय से ज्यादा वक्त हो जाने पर भी काम में जुटे थे। अचानक बम फटने जैसी तेज आवाज के साथ बड़े जोर का धमाका हुआ। देखा तो प्रिलिंग टावर की छत पूरी तरह ढह गई थी। मलबे में दर्जनों लोग दब गए थे। इस दुर्घटना में कई कामगारों की मृत्यु हो गई। उनके शवों को मलबे से निकालने के लिए कटर का प्रयोग करना पड़ा। अवस्थी याद करते हैं कि साइट पर उपस्थित लोगों में से 18-19 लोग मारे गए थे, केवल 2-3 ही बच पाए थे। इस दुर्घटना ने अवस्थी को एक बड़ी सीख दी। इसके बाद वे सभी कार्यों में सबसे पहले सुरक्षा उपायों पर ध्यान देते थे। वे इस सीख को आधी सदी बीत जाने के बाद भी नहीं भूले हैं। अन्य सभी कार्यों को अब भी अवस्थी सुरक्षा प्राथमिकता के उपरांत ही वरीयता देते हैं। इफ़को के सभी संयंत्रों में एक सुरक्षा अधिकारी, एम्बुलेंस, अग्निशमन यंत्र और अन्य संबंधित सामग्री और उपकरण अवश्य होते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अव्वल तो कोई दुर्घटना न हो और यदि कोई दुर्घटना हो ही जाए तो उसमें जान माल का कम से कम नुकसान हो। जीवनसाथी अवस्थी ने ये जिद ठान रखी थी कि वे शादी तभी करेंगे जब उनका वेतन 1000 रुपये प्रति माह से अधिक हो जाएगा। जनवरी 1970 में उनके नियोक्ता ने उनका वेतन बढ़ाकर 1100 रुपये प्रति माह कर दिया। इसके बाद अवस्थी ने अपनी शादी की बातचीत के लिए सहमति दे दी। अवस्थी के बहनोई मुरलीधर पांड्या उनकी सबसे बड़ी बहन विद्या के पति हैं। 1970 की शुरुआत में मुरलीधर पांड्या को सुप्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार और अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुचर्चित उपन्यास राग दरबारी के लेखक श्रीलाल शुक्ल की ओर से एक प्रस्ताव मिला। श्रीलाल शुक्ल अपनी बड़ी बेटी रेखा के लिए एक सुयोग्य वर की तलाश कर रहे थे। इसी वर्ष जनवरी में श्रीलाल शुक्ल को राग दरबारी के लिए साहित्य अकादमी का प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला था। उपन्यास की अपार लोकप्रियता ने श्रीलाल शुक्ल को साहित्य जगत में एक विशिष्ट गद्यकार के रूप में स्थापित कर दिया था। वे जीते जी किंवदंती सरीखे बन गए थे।
नतीजतन जब मुरलीधर पांड्या ने परिवार के समक्ष अवस्थी के लिए श्रीलाल शुक्ल की पुत्री से शादी का प्रस्ताव रखा तो अवस्थी और पांड्या खानदान में उत्साह देखने लायक था। अवस्थी कहते हैं, बात आगे बढ़ी। मार्च 1970 में उन्होंने मुझे एक पत्र लिखा कि वे मुझसे मिलने कोटा आना चाहते हैं। तब तक श्रीलाल जी की पुस्तक राग दरबारी बहुत ख्याति प्राप्त कर चुकी थी, इसलिए मैंने श्रीलाल जो से मिलने से पहले उस पुस्तक को पढ़ लिया था। पत्र के माध्यम से हमने ये तय कर लिया था कि जब श्रीलाल जी फ्रंटियर मेल से उतरेंगे तो मैं उनसे प्रथम श्रेणी के प्रतीक्षालय के सामने प्लेटफॉर्म पर मिलूंगा। श्रीलाल जी ने अपनी पुस्तक राग दरबारी में एक जगह लिखा है, स्टेशन वैगन से एक अफसरनुमा चपरासी और चपरासी नुमा अफसर उतरा। मिलने से पहले मैं सोचता था कि श्रीलाल जी इनमें से क्या होंगे। पहली मुलाकात में ही वे मुझे एक बहुत ही सभ्य, विनम्र, सुलझे हुए और स्नेह करने वाले व्यक्ति लगे। आज भी उनकी वही छवि मेरे मन में बसी हुई है। इस बीच ने अपने नियोक्ता से ऋण लेकर एक लैम्ब्रेटा स्कूटर खरीदा। स्टेशन से इसी स्कूटर पर वे अपने भावी श्वशुर को बल्लभ बारी में अपने घर लाए। इस मकान में अवस्थी अपने दोस्तों के साथ रहते थे। इस घर में झूमर लगे थे। 2 रसोइये थे, एक मांसाहारी भोजन बनाने के लिए और दूसरा शाकाहारी बनाने के लिए। अवस्थी और उनके साथ रह रहे 3 अन्य साथियों की तनख्वाह 100 रुपये प्रति माह थी, जो कि उन दिनों एक बड़ी रकम हुआ करती थी। इसलिए इस साझे घर में ठाट बाट का होना स्वाभाविक था। श्रीलाल शुक्ल शाकाहारी थे, इसलिए अवस्थी ने उनके लिए उसी हिसाब से खाना बनवाया। अवस्थी ने रेखा की एक तस्वीर देख रखी थी जिसमें वे लंबी दिख रही थी। उन्होंने जानना चाहा कि क्या वे उनसे वाकई लंबी हैं। श्रीलाल शुक्ल ने उन्हें आश्वस्त किया कि रेखा उनसे लंबी नहीं है। अवस्थी, रेखा शादी के लिए तैयार हो गए। श्रीलाल शुक्ल उसी शाम को घर लौटने की योजना बना रहे थे और कोटा से कुछ साड़ियां खरीद कर घर ले जाना चाहते थे। कोटा तब साड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। अवस्थी उन्हें क्वात्रा साड़ी हाउस ले गए। अवस्थी और उनके साथियों ने उस दुकान से ट्राउजर और कमीज सिलाने के लिए कुछ कपड़े खरीदे थे, इसलिए वे उसके मालिक को अच्छी तरह जानते थे। अवस्थी ने दुकानदार से श्रीलाल शुक्ल को साड़ियां दिखाने को कहा। बिल करीब 200 रुपये आया। श्रीलाल शुक्ल के पास उस समय इतने रुपये नकद नहीं थे। अवस्थी ने हस्तक्षेप किया और कहा, साड़ियां पैक कर दीजिए, वे बाद में भुगतान कर देंगे। श्रीलाल शुक्ल, अवस्थी की सूझबूझ और संभावित मुश्किल परिस्थितियों से निपटने की उनकी क्षमता से प्रभावित हुए। लड़का होशियार है, उन्होंने मन में सोचा, लेकिन इससे उन्हें तनिक चिंता भी हुई। उनकी बेटी रेखा एक सीधी साधी लड़की थी। उनके मन में आशंका जगी, क्या उनका विवाह सफल होगा? कुछ दिनों बाद अवस्थी और उनकी छोटी बहन रेखा चाय पर श्रीलाल शुक्ल के घर गए। दोनों रेखा के बीच दोस्ताना बातचीत हुई। अवस्थी के पास बोलने के लिए बमुश्किल कुछ शब्द थे। रास्ते में अवस्थी ने महसूस किया कि स्ट्रेप्सिल्स का पत्ता वे वहीं छोड़ आए हैं। उसे लेने के लिए वे वापस गए। उधर उनकी भावी पत्नी उन्हें ये दवाई देने के लिए घर से बाहर आ गई थी। इस समय कुछ क्षण के लिए अवस्थी ने रेखा को देखा। उससे उन्हें यकीन हो गया कि यही वो लड़की है जिसके साथ वे अपना जीवन बिताना चाहेंगे। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि अचानक भावी खुशियों पर आशंका के काले बादल मंडराने लगे। हुआ यूं कि श्रीलाल शुक्ल के कुछ रिश्तेदारों ने अवस्थी के सांवले रंग के कारण उन्हें रेखा के लिए उपयुक्त वर मानने में आपत्ति जताई। अवस्थी बतलाते हैं, पापा श्रीलाल शुक्ल भी शादी के पक्ष में नहीं रह गए थे, लेकिन मेरी सास ने दृढ़ता से मेरा पक्ष लिया और कहा कि यह शादी अवश्य होगी। अवस्थी दिसंबर में शादी करना चाहते थे, लेकिन उसमें अभी कई महीने थे। पहले से ही मन में किंचित भ्रम पाले श्रीलाल शुक्ल इतने अधिक दिनों तक प्रतीक्षा नहीं करना चाहते थे। वे रेखा की शादी यथाशीघ्र कर देना चाहते थे। आखिर 26 जून 1970 को अवस्थी और रेखा विवाह सूत्र में बांध गए। नैनीताल की सुरम्य वादियों में हनीमून मनाकर वे लौटे। दोनों ने जीवन का नया अध्याय शुरू किया जिसमें साथ और सहारे का विश्वास था। रेखा MA हिंदी की पढ़ाई पूरी करने के लिए अपने मायके लौट आई। इसके बाद वे दिसंबर की छुट्टियों में अवस्थी से मिलने कोटा आई। आमतौर पर दिसंबर में कोटा का मौसम बहुत सुहावना होता है। रेखा एक अच्छी गायिका है, इसलिए उनका अवस्थी के दोस्तों और सहकर्मियों के बीच लोकप्रिय होना स्वाभाविक था। जब भी दोस्तों की पार्टी होती, रेखा से गाने की फरमाइश की जाती। अवस्थी कहते हैं, मुझे याद है कि उस सर्दी में जब रेखा मेरे साथ थी, उन 30 दिनों में प्रत्येक दिन हम किसी न किसी पार्टी में शामिल हुए थे। हमारा घर पहले से ही के लिए मशहूर था। श्रीलाल शुक्ल के पास एक शेवरले कार थी। उन्होंने अपनी पहली कार तब खरीदी थी जब घर में गोलू कहलाने वाली रेखा का जन्म हुआ था। वे अब तक कभी स्कूटर पर नहीं बैठी थी और न अवस्थी ने अब तक किसी लड़की को बिठाकर स्कूटर चलाया था।
एक दिन अवस्थी अपने स्कूटर पर रेखा को साथ बैठाकर एक पार्टी में शरीक होने जा रहे थे। सड़क उबड़ खाबड़ थी। एक जगह रेखा स्कूटर से गिर गई। अवस्थी इस बात से बेखबर थे कि उनकी पत्नी अब उनके पीछे नहीं बैठी है। वे स्कूटर आगे बढ़ाते चले गए। पार्टी की जगह पहुंचने पर अवस्थी को पता चला कि रेखा तो पीछे है ही नहीं। अब पुनः उसी रास्ते पर लौटते हुए अवस्थी ने रेखा को सड़क के किनारे एक जगह खड़ा पाया, जहां वे गिर गई थी और तब से सुबके जा रही थी। अवस्थी मुस्कुराहट के साथ कहते हैं, इस घटनाक्रम के बाद से जब भी वे पिछली सीट पर बैठती थी तो मुझे कसकर पकड़ लिया करती थी। 1971 में एमए की पढ़ाई पूरी करने के बाद रेखा पति के पास ही रहने कोटा आ गई। अवस्थी की मां दुर्गावती भी उनके साथ आई। ये दिन बहुत आनंद में गुजरे। अवस्थी 4 साल कोटा में रहे। उन्होंने यहां जब ज्वाइन किया था तब संयंत्र निर्माण के लिए जमीन के समतलीकरण का काम चल रहा था और उन्होंने जब यह नौकरी छोड़ी तब संयंत्र से व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो चुका था। जुआरी में नियुक्ति। एक दिन अवस्थी की मुलाकात आर.के. अग्रवाल से हुई, जो जुआरी एग्रो केमिकल्स में अनुरक्षण मेंटेनेंस प्रबंधक थे। वे कोटा के दौरे पर आए थे। आपसी बातचीत में अवस्थी के कार्य अनुभव के बारे में जानने के बाद हुए अग्रवाल ने उन्हें जुआरी एग्रो में नौकरी के लिए आवेदन करने की सलाह दी। उन्होंने हमें आवेदन करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, बेहतर पैसे के लिए नौकरी बदलो। मैंने आवेदन किया और संयंत्र प्रचालन में नौकरी मिल गई। अवस्थी कहते हैं, अवस्थी 4 जुलाई 1971 को कोटा से जुआरी के लिए गोवा रवाना हो गए। उनके मित्र अरविंद बालिगा के पिता रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष थे। उन्होंने अवस्थी, उनकी मां दुर्गावती, पत्नी रेखा, मित्र वी.एस. खन्ना और टी.के. मेहता सहित 4-5 दोस्तों की यात्रा के लिए एक पूरी बोगी आवंटित कर दी। सबने अपने साथ बहुत सामान ले रखा था। अवस्थी इस छोटे समूह में एकमात्र युगल थे। ये 3 दिनों की एक यादगार रेल यात्रा थी। मानसून अपने परवान पर था। ट्रेन पहले मुंबई पहुंची, फिर वहां से चौथे दिन मूसलाधार बारिश के बीच मिराज, लोंडा, कैसल रॉक होते के स्टेशन वास्को डी गामा पहुंची। हुए गोवा अग्रवाल ने उन्हें स्टेशन से घर लाने के लिए कार भेजी। उन्हें एक घर आवंटित किया गया था जहां से वे जुआरी के उस पार स्थित गवर्नर देख सकते थे। ये बहुत ही मनोरम स्थल था। उसके आगे गोवा में प्रेमियों की पसंदीदा डोना पाउला नामक खूबसूरत जगह थी, जो एक प्रमुख पर्यटन के रूप में अभी चर्चित हो रहा था। जुआरी एग्रो केमिकल्स की स्थापना 1967 में हुई थी, इसलिए जब अवस्थी 1971 में यहां आए तब भी यह एक अपेक्षाकृत छोटी कंपनी ही थी। अवस्थी को मुख्य संयंत्र में तैनात किया गया था। पहले उन्हें परियोजना कार्य की जिम्मेदारी मिली और फिर प्रचालन कार्य आवंटित किया गया था। गोवा में पहाड़ियां हैं। पहले योजना थी कि उस जगह को समतल करना है। अवस्थी ने कहा, क्यों फ्लैट कर रहे हैं आप लोग, पहाड़ों में खेती होती है ना। हम लोग भी उसी तरह अपना काम करेंगे। सबसे ऊपर गेस्ट हाउस बनाएंगे, फिर टाउनशिप बनाएंगे, ऑफिस बनाएंगे, वर्कशॉप बनाएंगे, फिर पावर जेनरेशन प्लांट लगाएंगे, अमोनिया प्लांट लगाएंगे, यूरिया बनाएंगे, प्लांट लगाएंगे और कन्वेयर से नीचे ले जाएंगे। बीच में जहां रेलवे लाइन जा रही है वहां अपनी एक लाइन लगा देंगे और बैगिंग कर लेंगे। यह विचार सबसे अच्छा था और कई गुने सस्ता भी था। डॉक्टर सिकची जुआरी के वाइस प्रेसिडेंट थे। वे बड़े अच्छे टेक्निकल आदमी थे। उन्होंने तुरंत अवस्थी की कार्यक्षमता को पहचान लिया। अवस्थी बताते हैं, मैं सिकची साहब का फेवरेट हो गया। हर बात में मुझे बुलाया जाने लगा। हालांकि बहुत ही कम समय में अवस्थी वरिष्ठ प्रबंधन दल के प्रमुख संकट मोचक और गो टू मैन बन गए थे, लेकिन उनके पास खुद के लिए एक केबिन तक नहीं था। वे, उनके दोस्त और टीम के बाकी सदस्य एक खुले हॉलनुमा कमरे में बैठा करते थे जिसमें सभी के लिए एक मेज और एक कुर्सी लगी होती थी। बैठकों के लिए अलग से सम्मेलन कक्ष थे। कई दशकों बाद जब वे कंपनी प्रबंधन के निमंत्रण पर जुआरी गए तो उन्हें उनके द्वारा लिखे गए लॉग दिखाए गए। अब वे एक प्रशिक्षण मैनुअल के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे थे, अवस्थी कहते हैं। सामाजिक जीवन के रंग अवस्थी दंपति को गोवा की सुंदरता और पर्यावरण ने मोह लिया था। उन्हें समुद्र के नज़ारों वाला एक छोटा सा आकर्षक बंगला आवंटित किया गया था। अवस्थी कहते हैं, यह एक बेहद खूबसूरत जगह और माहौल बहुत ही शानदार था। वे और रेखा अभी युवा थे, नवविवाहित थे और जीवन के इन लम्हों को पूरी तरह जी लेना चाहते थे। वे अक्सर शनिवार और रविवार को आसपास के गांवों में आयोजित होने वाली डांस पार्टियों में चले जाया करते थे। वे एक तंबू गाड़ते और डांस पार्टी करते। शराब बहुत सस्ती थी। बियर की कीमत 1 रुपये थी। विस्की की एक बोतल की कीमत 5 रुपये होती थी। अवस्थी बताते हैं, मैं अपनी पत्नी को स्कूटर पर बिठाकर पास के किसी गांव में चला जाता।
हम साथ नाचा करते, फुर्सत के समय का भरपूर आनंद लेते और रात गांव में ही बिताते। आमतौर पर जुआरी एग्रो का कोई न कोई कर्मचारी गांव में होता ही था, इसलिए हम उसके घर में रात बिता लेते। अवस्थी को अब तक सब कुछ याद है। सावन, जुलाई अगस्त का महीना था। एक दिन रेखा को अपनी हथेलियों में मेहंदी लगाने का मन हुआ। अवस्थी को नहीं था कि गोवा में मेहंदी कहाँ से मंगाई जाए। रेखा ने मुस्कुराते हुए बंगले के चारों ओर लगी झाड़ियों की ओर इशारा किया। वे मेहंदी की झाड़ियां थीं। अवस्थी ने पत्तियां तोड़ी, पिसवाई और रेखा की दोनों हथेलियों पर प्रिलिंग टावर का चित्र बना दिया। कॉलोनी में रह रहे अफसरों सहकर्मियों की पत्नियों को मेहंदी की यह नई डिजाइन बड़ी पसंद आई, खूब तारीफ हुई। प्रोफेसर अवस्थी जुआरी में काम करने के दौरान अवस्थी और उनके दोस्त टी.के. मेहता ने एक स्थानीय पॉलिटेक्निक में पढ़ाना शुरू किया। वे दोनों स्कूटर से उक्त संस्थान में पढ़ाने जाया करते थे। बहुत जल्दी ही अवस्थी प्रोफेसर अवस्थी के रूप में लोकप्रिय हो गए। वे कहते हैं, मैंने गोवा के कई लड़कों और लड़कियों को प्रशिक्षित किया और उन्हें जुआरी एग्रो में भर्ती किया। अनुपम और अमोल का जन्म अवस्थी के साथ कोटा से यहां आने वाले सभी दोस्तों में वी.एस. खन्ना, सुनील गुलियानी, राज भरारा की शादी भी जल्दी ही हो गई। टी.के. मेहता की शादी रेखा की छोटी बहन मधुलिका से हुई। इस प्रकार वे अवस्थी के साड़ू बन गए। अवस्थी कहते हैं, मुझे दूसरे लोगों के जीवन में दखल देना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इस रोमांस में कोई भूमिका नहीं निभाई। लेकिन जब आप एक युवक और युवती को करीब रखते हैं तो उनके बीच कुछ आकर्षण होना तय है। यही हुआ भी, यह एक प्रेम विवाह था। आगे अवस्थी कहते हैं, इसके तुरंत बाद मैं संयंत्र प्रचालन में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए जापान चला गया। जुआरी के प्रौद्योगिकी भागीदार टोयो इंजीनियरिंग का जापान में इसी तरह का एक संयंत्र था और मुझे वहां ये जानने के लिए भेजा गया था कि यह वाकई कैसे काम करता है। यह विचार मुझे प्रचालन कार्य में प्रत्यक्ष अनुभव दिलाने के लिए अमल में लाया गया था। यह मेरी पहली विदेश यात्रा थी और पहली बार जुआरी अपने किसी कर्मचारी को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेज रहा था। पत्नी के गर्भवती होने की सूचना मुझे जापान में ही मिली। अभी बच्चे को लाने की हमारी कोई योजना नहीं थी। यह आकस्मिक हुआ। बड़े बेटे अनुपम का जन्म 1 अगस्त 1972 को लखनऊ में हुआ। अवस्थी अनुपम को 3 महीने बाद पहली बार देखा था। रेखा और अनुपम को वास्को ने डी गामा स्टेशन से लाने के लिए उन्होंने दफ्तर की गाड़ी भेजी। अवस्थी कहते हैं, मैं घर पर ही उनका इंतजार कर रहा था। अनुपम जोर जोर से रो रहा था। जिस क्षण मैंने उसे अपनी बाहों में लिया, उसने रोना बंद कर दिया। ये पिता के प्यार का तत्काल असर था। वो तब से पिता का ही बेटा है। समय जल्दी बीत गया। अवस्थी कंपनी में तरक्की कर रहे थे। उन्हें पहले से ज्यादा अहम जिम्मेदारियां मिल रही थीं। अनुपम अब खड़े होने की कोशिश करने लगा था। उसे घर में मनु कहा जाता था। वहां एक और बच्चा था, अरविंद बालिगा की पुत्री सोहनी। अपने दोस्तों के समूह में केवल वे ही 2 बच्चे थे। मनु कुछ ज्यादा लोकप्रिय था क्योंकि वो लोगों के साथ आसानी से घुल मिल जाता था। इसलिए दोस्त अक्सर उसे अपने घर ले जाया करते थे। जब मनु खेलने कूदने लायक हो गया, तब अवस्थी दंपति ने दूसरे बच्चे के बारे में सोचना शुरू किया। इस बार एक नियोजित बच्चा। दरअसल वे और रेखा दोनों बेटी चाहते थे। अवस्थी बताते हैं, मुझे याद है कि 1975 में दीपावली की वो शाम थी। हम कार्मो ग्रेसियस मैटरनिटी अस्पताल में थे, जो मडगांव का एक प्रसिद्ध अस्पताल है। डॉक्टर का नाम कार्मो ग्रेसियस था। मैं अपन के साथ लेबर रूम के बाहर खड़ा था। डॉक्टर ग्रेसियस आए और बोले, लक्ष्मी हम नहीं ला सके, लेकिन गणेश लाए हैं। इसलिए हम अमोल को अमोली जान भी कहते हैं। हम उसे बेटी की तरह प्यार करते थे। उसका जन्म 3 नवंबर 1975 को हुआ। कागज उद्योग में कदम। इस बीच अवस्थी के नियंत्रण से बाहर की अनजान ताकतें उन्हें दूसरी दिशा में ले जा रही थीं। जुआरी के उपाध्यक्ष डॉक्टर के.जी. सिकची अपनी योग्यता और तकनीकी कौशल के कारण जुआरी परियोजना के आधार स्तंभ थे। अवस्थी कहते हैं, जुआरी एग्रो को शुरुआती दिनों में डॉक्टर सिकची ने ही ठोस आकार प्रदान किया था। वे प्रसिद्ध उद्योगपति बी.डी. सोमानी के दामाद थे। उन्होंने अपनी एक युवा टीम बनाई थी जिसका मैं भी हिस्सा था। दरअसल हम लोगों ने मिलकर जुआरी को बनाया था। अवस्थी को ये जानकारी नहीं थी कि पर्दे के पीछे क्या हुआ, लेकिन कंपनी के प्रबंध निदेशक और कार्य प्रबंधक अचानक ही बदल दिए गए। फिर डॉक्टर सिकची को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। के बिरला ग्रुप के पेपर प्रोजेक्ट में उन्हें नई जिम्मेदारी मिली। जुआरी की नई प्रबंधन टीम की प्राथमिकताएं अलग थीं। कंपनी में महत्वपूर्ण पदों पर अपने चहेतों को बिठाने के लिए यह नई टीम तेजी से काम कर रही थी। अवस्थी और डॉक्टर सिकची की टीम के अन्य सदस्यों ने इस कंपनी को खड़ा किया था।
किंतु बदली परिस्थितियों में वे फालतू हो गए थे। अपने ही परिसर में उन्हें अजनबी जैसा एहसास दिलाया जाने लगा। इन बदली परिस्थितियों एवं घटनाक्रमों से खिन्न होकर अवस्थी दूसरी नौकरी की तलाश करने लगे। जब डॉक्टर सिकची को ये पता चला तो उन्होंने उन्हें पेपर प्रोजेक्ट में नौकरी की पेशकश की और दिल्ली बुला लिया। अवस्थी की योग्यता पर उन्हें पहले से ही भरोसा था। अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अमोल के जन्म के अगले ही दिन 4 नवंबर 1975 को अवस्थी के पास डॉक्टर सिकची का फोन आया। एक दिन बाद उनका टेलीग्राम भी आया, जिसमें कहा गया था कि अवस्थी जल्द से जल्द दिल्ली में ज्वाइन करें। सिकची तब फाइबर्स एंड केमिकल्स मलेशिया प्रभारी थे। तब मुझे लगा था कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का एक अच्छा अवसर है। मैंने अपनी पत्नी से इस पर बात की और उन्हें भी यह विचार पसंद आया। अगले ही दिन मैं दिल्ली के लिए रवाना हो गया। मेरी पत्नी अभी अस्पताल में ही थी। मेरी सास के साथ वे 1 महीने गोवा में रहीं। अवस्थी उन दिनों को याद करते हुए कहते हैं, फाइबर्स एंड केमिकल्स मलेशिया के बिरला समूह का एक घटक था। इसलिए अवस्थी के लिए जुआरी से प्रतिनियुक्ति पर यहां ज्वाइन करना बहुत मुश्किल नहीं था। सिकची के कहने पर अवस्थी के साथ काम करने वाले जुआरी के कुछ अन्य सहयोगियों ने भी ऐसा ही किया। उन्हें मलेशिया के कोटा किनाबालू में कंपनी के नए पेपर प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए रखा गया था। अवस्थी की पत्नी अपने नवजात बेटे को लेकर 1 महीने बाद नई दिल्ली आ गई। यहां वे अवस्थी की छोटी बहन रेखा के घर में रुकी। सरकार द्वारा आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। रेखा के पति दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षक थे। वे लेखन के साथ राजनीति में भी सक्रिय थे। आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम अर्थात मीसा के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। उस दौरान मीसा के तहत हजारों राजनीतिक कार्यकर्ताओं और विरोधियों को हवालात में बंद कर दिया गया था। रेखा आपातकाल में अकेली थी और अवस्थी को लगा कि उन्हें उनके सहयोग और संबल की आवश्यकता है। हालांकि उनके अपने सितारे तब बुलंदी पर थे। अवस्थी कहते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि मनु की तरह अमोल हमारे लिए भाग्यशाली रहा है। उसके जन्म के बाद से हमारे जीवन में बड़ा बदलाव आने लगा। कारखाने के माहौल से बाहर निकलकर मैं कॉर्पोरेट की दुनिया में आ गया। डॉक्टर सिकची के साथ काम करते हुए मुझे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी मिली। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुबंध कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में पहली बार जानने समझने का मौका मिला। कुल मिलाकर यह एक अच्छा अनुभव रहा। यहाँ अवस्थी ने डॉक्टर सिकची के साथ 1 साल तक काम किया। बाद में उन्हें यह एहसास होने लगा कि वे यहाँ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। वे कागज उद्योग में अब काम नहीं करना चाहते थे। वे समझ चुके थे कि निजी क्षेत्र उनके लिए सही जगह नहीं है। इफ्को से बुलावा कुछ समय पहले, जब जुआरी के नए प्रबंधन ने डॉक्टर सिकची की टीम को दरकिनार करना शुरू किया था, तब अवस्थी ने इफ्को प्रबंधन के साथ चर्चा शुरू की थी। इफ्को के प्रबंध निदेशक पॉल पोथन और विपणन निदेशक भोजराज सिंह दोनों से उनकी बात हुई थी। वे उनसे एक सम्मेलन में मिले थे। इस समय तक एक साफ सुथरे, समझदार और तेज तर्रार इंजीनियर के रूप में अवस्थी की चर्चा उद्योग जगत के भीतर होनी शुरू हो गई थी। अक्सर सम्मेलनों और सेमिनारों में वे भाग ले रहे थे। हालांकि जब वे पेपर प्रोजेक्ट में शामिल हुए, तब वे अपने बारे में हो रही इन चर्चाओं से बिल्कुल बेखबर थे। दिल्ली आने के बाद अवस्थी ने इफ्को प्रबंधन के साथ फिर से संपर्क स्थापित किया। पॉल पोथन और भोजराज सिंह ने उन्हें नई दिल्ली के प्रधान कार्यालय में परियोजना अधिकारी के पद की पेशकश की। इस उत्तरदायित्व के तहत प्रबंध निदेशक के साथ उनके काम में सहायता करना शामिल था। उन्हें अपना वेतन पैकेज तो पूरी तरह याद नहीं है, लेकिन ये याद है कि उस समय की उनकी कमाई से वो बहुत कम था। अवस्थी को लगा कि इफ्को और उर्वरक उद्योग उनके लिए उपयुक्त रहेगा। यह एक बड़ा जोखिम था। हालांकि जुआरी भी एक छोटी कंपनी थी, किंतु वह के बिरला समूह जैसे एक प्रसिद्ध व्यापारिक घराने और प्रतिष्ठित औद्योगिक साम्राज्य का हिस्सा थी। दूसरी ओर इफ्को सहकारी क्षेत्र की एक नई उर्वरक कंपनी थी, जो अपने तमाम नेक इरादों और उद्देश्यों के बावजूद सरकार द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी थी। अवस्थी कहते हैं, मेरी इच्छा देश के किसानों के लिए काम करने की थी। मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण करना चाहता था। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे इन लक्ष्यों की दिशा में काम करना शुरू कर देना चाहिए। इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि मैं उन्हें अपने सपनों को साकार करने का मौका मिलेगा, लेकिन ये तय था कि जुआरी और पेपर प्रोजेक्ट में उनकी प्रतिनियुक्ति फिर नहीं होगी। इस नजरिए से भी कुछ दुविधाएं छटी और सुविधा का संतुलन अंततः बदलाव के पक्ष में ही झुकने लगा। और फिर यह अपने सपनों पर भरोसे की भी बात थी। अवस्थी इफ्को में शामिल होने के उन भाग्यशाली दिनों को याद करते कहते हैं, मैंने डॉक्टर
सिकची से कहा कि मैं कागज के क्षेत्र में काम करके बहुत खुश नहीं हूँ, कृपया मुझे इफ्को में शामिल होने की अनुमति दें। वे इस विचार से खुश हुए और कहा, हाँ, आगे बढ़ो। इस तरह मैं इफ्को में आ गया। अवस्थी शायद उस वक्त यह नहीं सोच सके होंगे कि निर्णय के यही चंद दिन उन्हें उनके जीवन काल में अपूर्व यश ख्याति दिलाएंगे। वे 15 नवंबर 1976 को इफ्को से जुड़ गए। दोस्तों, इसी के साथ यह अध्याय मंजिल की तलाश, कोटा, गोवा, दिल्ली यही समाप्त हुआ। सुनकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपसे फिर मिलते हैं अगले अध्याय सहकारिता के संग, नए अवसर, नई जिम्मेदारियां में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।